आइए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बेसिक वार्म अप क्वेश्चन। यहीं से आज वीडियो का स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले की जो भी चीज़ें पढ़ी गई थी जस्ट उसी का एक कंटिन्यू वीडियो है ये वाला पार्ट। तो पहले वाला पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पॉइंट चार्ज के द्वारा भी बताया था कि कैसे निकालते हैं उसको। तो आज हम लोग उसी पर एक सबसे पहले एक वार्म अप क्वेश्चन करेंगे और वार्म अप क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कैसे और कुछ करना है। ठीक है, तो देखो जरा एक क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया है जिस पे क्या किया हम लोगों ने जीरो, ये तो 0 0 हो गया, 0 0 पे हमने एक चार्ज क्यू रखा है। इसके बाद इस जगह पे ये एक 3,0 है, यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज रखा है 2q। कितना रखा है? 2q। और हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहाँ पे पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है आपसे 3 4 पर। 3 4 पर तो x तो ये 3 और y पे 4 इधर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ होने वाला है। और हमें ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बट ये 12th वाले बच्चों के लिए ज्यादा मायने रखता है। तो कैसे इसको बनाते हैं जरा देख लीजिए। स्टार्टिंग थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन से ही करने वाले हैं हम लोग। तो देखो जरा, यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 दिया हुआ है और मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किन के कारण से? इन दोनों चार्ज के कारण से। यहाँ पर सिंपली चूंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस लाइन को मिला लो जरा। इस लाइन को जैसे ही आप मिलाओगे तो इससे दूर होने वाला है, ये इससे दूर होने वाला है इस तरह से। ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा कर ले, नामाकरण कर लेते हैं, इसे ए बोल दें, इसे बी बोल दें और इसे सी, पी पॉइंट बोल ही दिया है ना, तो ऐसा कर लो, इसे सी ले लो। ठीक है, तो जरा देखो ए बी सी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से 2q चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में होगा और ए पॉइंट पर जो चार्ज क्यू रखा है उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन को मिला दीजिए। इस लाइन को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसा होगा। तो इस चार्ज का मैंने नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2q और इसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q। अब इन्हीं दोनों का मुझे वेक्टर सम निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? इन्हीं दोनों का मुझे क्या करना है? वेक्टर सम निकालना। आसान ही क्वेश्चन है ये। जरा देखिए, वेक्टर साइन दे दीजिए और सारा का सारा जो रिलेशन है वो वेक्टर में लिखिए। तो जरा देखो, मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी पॉइंट चार्ज के कारण से लिखते कैसे हैं। वो कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूं पहले प्लस q चार्ज के कारण से इन वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखा हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे k, इसके बाद जो चार्ज प्रोड्यूस करता है q बाई ये वाला वेक्टर, ये जो है ना इसका मैग्नीट्यूड, जो पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो मैग्नीट्यूड का मैं अगर नाम दे दूं तो चले मैं बोल रहा हूं आर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू आर ए सी वेक्टर। ऐसा याद है ना, वेक्टर फॉर्म ऐसे ही तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इवन इलेक्ट्रिक फोर्स को भी ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, आइए तो इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू को k के फॉर्म में ही छोड़ो। q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सॉरी, q तो q ही है और उसके बाद वैल्यू दिया नहीं है हमें। और उसके बाद RAC, तो आपको RAC मतलब ये निकालना पड़ेगा। तो निश्चित है इसका लेंथ 3 होने वाला है, इसका लेंथ 4 हो रहा है, तो निश्चित है ये 5 होने वाला है। तो निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिंपली, हाँ यहाँ ध्यान रहे, अगर ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपको अगर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। बट अगर ये मान लो मीटर में दिया और मैंने क्वेश्चन में बोला कि जितने भी डायमेंशन है सारे मीटर में है, तो फिर आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं कि मैंने इसको मीटर में ही मान लिया। तो जरा देखो ये क्या RAC का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5, तो 5 का क्यूब 125। अच्छा चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ 5 का क्यूब इनटू RAC वेक्टर। तो RAC वेक्टर कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर याद है ना, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को घटा के लिखते हैं। तो जरा देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3, इसका 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 3 - 0 I ऐसे, प्लस का साइन, फिर 4 - 0 J ऐसे लिखते हैं। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये आने वाला आपका k³ बाई 125 3i + 4j। ये है इसका पूरा वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट पॉइंट C। डन। अब अगली बात क्या है? अगली बात क्या है कि मुझे यही चीज निकालना है, लेकिन किस चार्ज के कारण से निकालना? 2q चार्ज के कारण से निकालना है एट पॉइंट C पे। तो आ जाइए उसके लिए भी लिख लेते हैं डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2q। कैसे लिखेंगे? k इंटू 2q बाई कौन सा वेक्टर? इन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो जरा देखो फॉर्मूला यही होता था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, R
ए से सी की ओर उसका डायरेक्शन था, इसका है बी से सी की ओर, तो लिखेंगे आर बी सी। ये सारे लिखने के तरीके और आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू आर बी सी वेक्टर, ठीक है। आ जाओ, तो चलो ये हो गया 2kq बाई आरबीसी का मैग्नीट्यूड। आरबीसी का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ कितना है 4 है, ऑब्वियस सी बात है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। चलो तो ये तो 64 हो गया, इनटू मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, उसको सुन लो। यहाँ पे सारे डायमेंशन मैंने मीटर में लिया, बट अगर मीटर में नहीं होता तो यहाँ पे होता 64 × 10⁻⁶ कन्वर्ट करना चाहिए था आपको। आ जाइए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो क्यूब कर लिया, अब आरबीसी वेक्टर लिखेंगे। तो आरबीसी वेक्टर लिखने का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सही है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ जरा देखो 3 - 3 0, तो यहाँ पे आई का कोई भी कंपोनेंट नहीं बचेगा क्योंकि 3 - 3 0 हो रहा है, प्लस 4 - 0, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ 4j। बात समझ में आई क्या, कैसे लिखा हम लोगों ने इसको, 3 वाला 3 से कट गया ना, फाइनल पोजीशन से इनिशियल वाले को घटाते हैं और इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, तो ये आ गया आपका फाइनल इस वाले फॉर्मेट में। लेकिन आपको क्या लिखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, ई नेट। यस सर, ई नेट ही लिखेंगे। तो ये कैसे करेंगे, EQ प्लस E2Q विद प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ। तो लिखो जरा EQ, जरा देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, KQ दोनों में कॉमन है, KQ कॉमन है, ओके। आ जाओ, तो KQ को कॉमन निकाल लिया हमने, डन। KQ को कॉमन निकाल लिया। अब जरा देखो KQ कॉमन हो गया, तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 3/125i, 3/125i प्लस 4/125j, 4/125j, डन। प्लस E2Q, इसके कारण से हमने लिखा है, KQ तो कॉमन ले रखा था, तो 2 ये 4 × 2 8 से 64 को डिवाइड करो, तो ये आने वाला है यहाँ पे 8, तो ये आने वाला है आपके पास, KQ बाहर हो चुका है, तो ये सिंपली आ जाएगा 1/8, मतलब हो गया ये j/8। जरा चेक कीजिए, सही है ना, ऐसे इसको लिखना ऐसे चाहिए, 1/8 × j वेक्टर, 1/8 × j वेक्टर, डन। एक बार फिर से चेक कर लो, जरा देखो 2kq, तो यहाँ kq तो कॉमन था, 4 × 2 8 से कट गया, यहाँ पे 1/8 × j आ रहा है, हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब j और j दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का कंपोनेंट ऐड होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसे ऐड कर लेंगे और अगला जो फॉर्मेट है हमारा उसे लिखना चाहिए kq, और आप चाहो तो अलग अलग अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, चलो वो भी देख लो। ये क्या हो जाएगा, 3kq by 125i प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, और इन दोनों को जोड़ करके एलसीएम तो निश्चित है आने वाला है, अगर मैं जोड़ बोलूं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 1000, है ना, 1000 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो कॉमन होगा वो काट लेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया 1000, और इसके बाद क्या है, ये आ जाएगा 4, ये 32, डन। इसके बाद प्लस 125, डन। इनटू होल का क्या आने वाला है, जे वेक्टर ना, जे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जरा देखो, तो ये कितना आ गया, 5 2 7 7 3 5 157 j/1000। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए था 157 ऐसे KQ मल्टीप्लाई आगे कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 157 KQ बाई कितना है 1000 ना, 1000 j वेक्टर, और ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्या क्लियर है ये बात। तो इस तरह से वेक्टर्स को कभी भी जब पॉइंट पे आपको दिखाना हो तो इस तरह से वेक्टोरिकली इसे ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करने का बेसिक वेक्टर का तरीका है। बट अगर किसी ने मैग्नीट्यूड बोल दिया तो मैग्नीट्यूड तो तुम सीधा ही जानते हो कि सर आई और जी के लिए, जब याद करो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा तो होगा इस चीज को। जरा देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, कोई चीज को अगर दो कंपोनेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे ई नेट कैसे लिखते हैं हम लोग, ई नेट लिखते हैं ना, ई एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ई वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो आप इसको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे वेक्टर में फॉर्मेट में आंसर छोड़ना था तो मैंने से छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या निकालना है हमें, वो निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और कहाँ पे निकालना है, तो निकालना कहाँ पे है, उसके सेंट्रल एक्सिस के किसी भी एक लाइन पर जिसका डिस्टेंस आपको पहले से दिया गया है। किस जगह पे, मान लो इसके सेंटर से इसकी जो दूरी होगी वो वाई होगी इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है हमारा, इस जगह पॉइंट P पर इस सर्कुलर रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो निकालेंगे कैसे, उससे पहले क्या डाटा क्या गिवन है, तो डाटा ये गिवन है कि इस पर जो
लीनियर चार्ज डेंसिटी है, निश्चित है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा रिंग पर, वो कितना दिया गया है, लेमडा दे दिया गया है, ठीक है। या तुम ये कहो कि सर अगर लेमडा नहीं चार्ज क्यों दे दिया जाता तो उसे भी निकाल लेते हैं। जैसे देखो मान लो अगर इस पे चार्ज तुम्हें क्यों दे दिया जाता, तो लेमडा कैसे निकालते हो, तो लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। तो ये ऐसे होने वाला है आपका 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आप आर ले लेते हो तो। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसे। तो ये लेमडा आपको दिया गया है कि एक ऐसा रिंग है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, और उसके सेंटर से वाई डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लें। अच्छा चलो, ये स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जानकारी तुम्हें मैं और बता देता हूँ, जरा उसको भी ध्यान करो। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = KQ/r²। याद है ना ये बात, = KQ/r²। तो ये Q क्या था, वो पॉइंट चार्ज था। बट क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव मास सिस्टम है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है। इसमें सारा का सारा जो चार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पर चार्ज है इस तरह से फैला हुआ। तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे वाले केसेस में, याद है आपको, ऐसे वाले केसेस हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है, DL है। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा DL लेंथ का ये जो पार्ट है ना हमारा, ये DL लेंथ का है, DL लेंथ का एक चार्ज कट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो DL इसका लेंथ इतना छोटा है कि इट शुड बी ट्रीटेड एट अ पॉइंट चार्ज। तो अगर ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा तो जरा देखो, तो ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो जरा देखिए, इस लाइन को पहले मिला दो आप। जैसे ही मिलाओगे तो इससे दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे मान लो कि एंगल थीटा बन रहा होगा, इस जगह पर एंगल थीटा बन रहा होगा, तो इस जगह पे एंगल थीटा है, ठीक। जैसा ये पॉइंट इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट और होगा, वो इस तरह से उससे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उससे भी इस पॉइंट को मिला दो, और वो कुछ ऐसा जा रहा होगा, यस सर। और ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो सोचो अगर ये थीटा है, जरा देखना, अगर ये थीटा है, इस वाले पार्ट को जरा आगे बढ़ाइए, तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात। तो ये DE इधर D था, तो इधर कंपोनेंट टूटेगा क्या, DE cos थीटा, यस सर। और एक टूटेगा इधर DE sin थीटा, यस सर, नो डाउट। सिमिलरली इस वाले के लिए भी एक DE होगा, जो इस वाले एलिमेंटल लेंथ के कारण से होगा, इधर की ओर D, तो उसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर आएगा D sin थीटा और इधर आएगा एक DE cos थीटा। तो ये D sin थीटा और D sin थीटा कट जाता है, मतलब कि रिंग के कारण से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमेशा कट जाएगा। अगर वो हमेशा कट जा रहा होगा तो नेट बचेगा क्या, DE cos थीटा। नेट क्या बचेगा, DE cos थीटा। अब यहाँ पे कई बार बच्चे भी सोचते हैं सर DE cos थीटा कैसे, इसका दो डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा 2DE cos थीटा। ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन के लिमिट पर डिपेंड करता है कि आप 2DE cos थीटा लेके सॉल्व करते हो तो भी गलत नहीं होगा, बट आपका इंटीग्रेशन लिमिट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर DE cos थीटा लेके सॉल्व करो, बस उसका इंटीग्रेशन लिमिट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि इसके कारण से नेट कैसा होगा, जो इस रिंग से इसके एक्सिस से अवे लगने वाला है वो DE cos थीटा है, ठीक बात। तो आ जाओ, तो अगर हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है तो सिंपली पहले लिखेंगे क्या, जरा देखिए। पहले तो आप DE लिखो, तो DE कितना होने वाला है सर, DE क्या होने वाला है, K Q, कौन सा Q, ये वाला Q, तो इस वाले Q को हम लोग क्या बोल रहे हैं, DQ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, DQ बाई R²। कौन सा R², इस पॉइंट और इस एलिमेंटल लेंथ के बीच की दूरी, तो वो कितनी होने वाली है, R² प्लस Y² का अंडर रूट। तो ये होगा R² प्लस Y² का अंडर रूट का स्क्वायर। क्यों, यहाँ R² हुआ करता था ना। बात समझ में आ रही है? इतना DE cos थीटा। बट हमें टोटल रिंग के लिए चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, तो E नेट अगर मैं बोलूं आपको E नेट, तो आपको लिखना चाहिए E नेट इक्वल टू होगा सर DE cos थीटा का होल इंटीग्रेशन, DE cos थीटा का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। यही तो निकालेंगे E, DE ये है DE cos थीटा। अच्छा चलो आ जाओ, अब cos थीटा की वैल्यू हम यहीं पे निकाल लेंगे, बहुत इजी फॉर्मेट होता है इसका। जरा देखो इस ट्रायंगल को फील करो, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, जरा देखिए, ये थीटा है, ये y था और ये क्या था, रेडियस था। तो cos थीटा बेस क्या है, y, cos थीटा क्या लिखोगे आप, बेस बाई परपेंडिकुलर y बाई आर, सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना आने वाला है, ये अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका R² प्लस Y² का अंडर रूट।
बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली जो हमें यहाँ पुट कर देना है सिंपली। इसके बाद जरा देखो आपको dq की वैल्यू निकालनी होगी कि सर dq का वैल्यू कैसे निकालें। तो आपको याद होगा अगर इसका आपने लेंथ एलिमेंटल लेंथ कितना लिया है, dl लिया है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, वो होगा चार्ज dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dl, दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। और अगर आपको लेमडा दिया है तो आपको ये पुट करना है, और लेमडा अगर नहीं दिया तो आपको यहाँ पे लेमडा या q/2πr पुट कर देना होगा सिंपली। बात समझ में आई। तो चलो आ जाओ अब सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। तो ई नेट कैसे आया हमारे पास, ई नेट आया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी की वैल्यू k इंटू डी क्यू, वट इज ऑफ डी क्यू, लेमडा इंटू dl, यस सर, लेमडा इंटू dl बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब सिंपली कहने का मतलब ये होने वाला है r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू y बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे y कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिया जाता है ये, तो y तो कांस्टेंट है। तो चलिए अब आगे आ जाए, तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लो। तो जरा देखो, तो मैं निकाल रहा हूँ बाहर, तो कैसे आने वाला है ये सारा चीज, ये बाहर निकाल लो। तो क्या आने वाला है, k कांस्टेंट है, यस सर, लेमडा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, नो डाउट, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रहे r स्क्वायर, r भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, और ये आने वाला है कितना बाहर में, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। डन। अब बच क्या रहा है आपके पास, बच रहा है सिर्फ dl, सिर्फ बच रहा है dl। क्लियर है बात, देख तो लो, सारा का सारा जो कांस्टेंट पार्ट है मैंने उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो सोचो जरा, ऐसे ऐसे पूरे dl को जब जोड़ते चले जाओगे तो आपके पास मिलेगा क्या, आपको पूरा का पूरा मिलेगा क्या, आपको वो मिलेगा आपको 2πr। बात समझ में आई क्या, क्या मिलेगा आपको 2πr। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिलेगा 2πr। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ रहा है ई नेट, वो कितना आ जाएगा, जरा देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k लेमडा y बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2πr। डन, ये आपका आंसर है। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपको लेमडा के फॉर्मेट में दिया है तो वही आंसर हो जाएगा, बट लेमडा के फॉर्म में ना देकर के अगर चार्ज के फॉर्मेट में आप निकालना चाहोगे तो जरा देखो तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, q/2πr। तो आपको लेमडा की जब यहाँ पुट कर देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी जाए तो। लेकिन अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दी गई है और आपको चार्ज ही दे दिया गया है जैसा उस फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे लेमडा के जगह पे आपको लिखना चाहिए q/2πr। तो चलिए उसको भी लिख करके पुट कर लेते हैं, q इंटू वाई इंटू 2πr। लेमडा के जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल Q, जरा देखो कैपिटल Q बाई 2πr, यहाँ है r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2πr। और ये कट के कैंसिल हो गया, और जो आपके पास फाइनल आंसर ई नेट का आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, वह k q y बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ये है आपका फाइनल आंसर। किसी भी रिंग के कारण से, किसी भी चार्ज रिंग के कारण से उसके एक्सियल पोजीशन पर y डिस्टेंस की दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड kqy बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये है आपका फाइनल फॉर्मेट इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मूले का। अब बात ये उठती है कि सर अगर सोचो ये पॉइंट अगर दूर चलता चला जाए तो y क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जरा सोचिए अगर y इनफाइनाइट हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, निश्चित है वो 0 आने वाला है। चलो अब आगे बात कर ले कि सर अगर ये y घटते बिल्कुल यहीं पे अगर मैं सेंटर पे निकालूं तो एट सेंटर पे, जरा देखो एट सेंटर पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एट सेंटर पे y क्या होने वाला है सर 0। तो समथिंग कोई भी पार्ट को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो ई नेट क्या आने वाला है 0। इसका मतलब ये हो गया कि ई नेट एट कहां पर, ई नेट कहां पर, सेंटर पर आता है 0। किसके कारण से, ड्यू टू अ चार्ज रिंग के कारण से। और एक कॉमन सेंस की बात है, जरा आप इसे समझें, इस पूरे फॉर्मेट को अगर आप ऐसे ना समझ के थोड़ा ऐसे भी समझना चाहो कि सोचो जरा, मैं डायग्राम को थोड़ा फिर से रब करके आपके लिए बनाता हूं, जरा देखिए क्या है वो, ऐसा कुछ ये हमारा रिंग हो गया। अब सोचो जरा, इस वाले डीएल के कारण से ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कारण से इधर होगा, बट इधर डायमेट्रिकली है तो इसके कारण से इधर होगा। तो नेट जितने भी सारे के सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो खैर किसी भी सर्कुलर रिंग के कारण से आपको ये फॉर्मेट याद रखना चाहिए। 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन भी मायने रखता है, बट कंपटीशन के लिए तो इसके आगे वाले फॉर्मेट से रहेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, kqy बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, आइए तो अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, जरा देखो क्या निकाला था हम लोगों ने, जरा इसको रिकॉल करो।
मैं डायग्राम थोड़ा पिछले बार वर्टिकल में बनाया था, अभी हॉरिजॉन्टल में बना देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में आपका माइंड सेटअप होना चाहिए पूरी तरीके से कि किसी फॉर्मेट में ही हो सकता है, ठीक है। और ये दूरी मैंने y मानी थी, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, चलो ठीक है। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, इस पर टोटल चार्ज कितना था, q था, टोटल चार्ज कितना था, q था, पॉजिटिवली चार्ज था ये, तो ये रहा q, ठीक है। तो इस जगह पर जो पॉइंट P है, जो कि यहाँ से x दूरी पर इसका रेडियस r है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा वो कितना आया था, E इक्वल टू आया था k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, जहां पिछले बार मैंने y से बनाया था, अभी मैं x से लिख रहा हूं। अब यहां पर एक खास बात है, क्या खास बात है कि जब सोचो जरा एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू व्हाट 0, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, निश्चित है ये 0 होने वाला है, ठीक है। बट एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब x इन्फिनिटी हो जाएगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंड कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। अब तुम बोलोगे नहीं सर ऐसे कैसे, ये x बराबर इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करे यार, इसको लिमिट से सॉल्व करोगे ना, तो जब आप इसको लिमिट से सॉल्व करोगे तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ भी 0 है, मतलब x बराबर 0 मतलब इसके सेंटर पर, x बराबर 0 मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और अनंत पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो निश्चित है यहाँ 0 और यहाँ भी 0 है, तो दो 0 के बीच में कोई तो एक ऐसा पोजीशन रहा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। बोलो जरा भाई, यहाँ पर 0 है और वहां भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो एक पोजीशन ऐसा रहा होगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहा होगा। क्या उसका कैलकुलेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब उसका कैलकुलेशन होगा तो फिर उसके आगे जब बढ़ोगे आप तो देखोगे कि उसमें SHM का केस आने लगता है। अब वो कैसे आता है थोड़ा आगे में इसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जरा देखो इन दोनों कंडीशंस को चेक कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद मेरा अगला काम क्या है कि मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होने वाला है, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर अगर ऐसा मुझे करना होगा तो मुझे लिखना होगा dE/dx इक्वल्स टू 0 करना होगा, हाँ या ना। और अगर मुझे dE/dx को 0 करना है तभी तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकलने वाला, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग यही तो करते हैं, आपको अच्छे से पता भी है। तो जरा देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ KQ तो कांस्टेंट है, तो इसको तो आप सीधे KQ को बाहर ही कर दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब बाहर करो तो ये 0 से उधर जाकर के सॉल्व हो जाएगा, तो ये खत्म भी हो जाएगा, इसे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है आपका dx/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 dx इक्वल टू होना चाहिए 0। अब इसे दो तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो u/v पे फॉर्मेट पे सेट कर लो तो भी ये बनेगा, चाहे तो u इंटू वी पे सेट कर लो तो भी बनेगा। जरा देखो मैं इसे u इंटू वी पे सेट कर लेता हूं, तो मैं कैसे लिख रहा हूं, d इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 विद द नेगेटिव साइन, ऑब्वियस बात तो कर जाएगा तो, और इंटू एक्स बाई dx। अगर तुम मन ही मन सोच लो जरा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसे u मान लेता हूं और मैं इसे v मान रहा हूं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का क्या होता है, याद करो, तुम लोग तो पढ़ते भी नहीं ना। क्या होने वाला है, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। एक को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट कर, दूसरे को छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, डन। चलो आ जाओ तो सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मेट पर। सबसे पहले किसे छोड़ने वाले हो, u को छोड़ने वाले हो, लिख दो फिर तो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, डन। उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो किसको, इसको, तो निश्चित इसका डिफरेंशिएशन 1 होने वाला है, ओके। चलिए प्लस v को छोड़ दो, v को छोड़ो को मतलब x को तुम छोड़ रहे हो, छोड़ दिया हमने, du/dx, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जरा देखिए पावर आगे मल्टीप्लाई होने वाला है, जरा देखिए तो क्या होने वाला है, पावर आगे मल्टीप्लाई हुआ 3/2 इंटू जो भी पावर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, जो भी पावर है एक से घट जाने वाला है, तो आने वाला है -3/2 -1, डन। इतना तो पावर का हुआ। अब अंदर वाली चीजों का होगा, यहाँ पे अंदर और लिखेंगे हम लोग, क्या अंदर क्या लिखने वाले हैं, जरा मैं यही लिख रहा हूं, देखना। आर स्क्वायर का तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होने वाला है, 2x होने वाला है, डन। सही है, तो चलो अब यहां से 2 से 2 को कट कर लो, x से x को स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या आने वाला है, जरा देखिए मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि आपने माइनस छोड़ा था ना यहाँ पे, तो -3/2। इसको पूरे में कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही कुछ आने वाला है, तो जब आप पूरे को कॉमन ले लोगे जरा देखना, तो यहाँ क्या बचने वाला है 1
यस सर, इसको तो 1 हम लोगों ने रख लिया। अब यहाँ पे कितना था, -3, देखिए -3x² x मल्टीप्लाई करो और ये -3 अब इसके बाद क्या है, ये r² + x² का पावर -3/2 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा r² + x²। जरा देखना, दिमाग लगाओ, r² + x² का पावर 3/2 तो तुम पहले ही कॉमन ले चुके हो। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए ज्यादा सुविधा हो जाएगी, मैं इस चीज को यहाँ कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये कॉमन ले लिया और ये तुम्हारे पास पावर कितना आ रहा है, ये आ रहा r² + x² का पावर -5/2। ठीक है, तो -5/2 जो आया तो ऐसे ही है ना, -3/2 और इतना, तो यहाँ पे बच के क्या आने वाला है, ये बच के आने वाला है r² + x² का पावर -1, डन, बराबर होगा 0। क्लियर है? तो जरा इस पूरे पार्ट को उधर लेके जाओगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो बचेगा तुम्हारे पास ये वाला पार्ट। अब मेरे पास जगह है तो मैं उधर मिटा के उसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे, देखो जरा। तो अब इस वाले पार्ट पे हमें काम करना, ये वाला तो 0 के नीचे चला गया, तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया है हमारा। ठीक है, चलिए आइए, तो देखिए अब ये वाले पार्ट में आगे आ जाइए। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 - 3x² इंटू r² + x² का पावर -1 = 0। यस सर, इसका मतलब ये होता है कि इसका डिवाइड में है, नो डाउट, बिल्कुल डिवाइड में होने वाला है। तो ये लिखेंगे हम लोग r² + x²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लेके जाओ तो ये होने वाला है r² + x² का पावर, सॉरी पावर तो है ही नहीं, और माइनस कितना 3x² बराबर, इसको उधर ले, एलसीएम को उधर भेज दो तो ये 0 हो जाएगा। और तुमने जब ये सारा कुछ कर लिया तो उसी समय देखो जरा तुमने और क्या कर लिया है, r² x² - 2x² बराबर 0। अब उसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, 2x² बराबर r², x² बराबर आ जाएगा r²/2 और x = आ जाएगा ±r/√2। ओके सर, समझ में तो आया, फील भी आया इस चीज को। तो देखो जरा, x बराबर रेडियस/√2 दोनों डायरेक्शन में, आपको भाई दोनों डायरेक्शन में ना, जैसे देखिए मैं इसके लिए अब डायग्राम बनाता हूं, मैं सारा ये कैलकुलेशन मिटा रहा हूं, जरा देखो। तो क्या निकाला हम लोगों ने, हमने निकाल लिया कि जो x बराबर r/√2 पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये मैक्सिमम जब हो चुका है, तो इसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी है कि वो कैसे हो रहा था। तो जरा देखो इसको, जरा फील करो, ये था तुम्हारा रिंग, ये था उसका सेंटर और ये था वो एक्सिस। हमने इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सिमिलरली इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं इस रिंग को मिटा रहा हूं और तुम्हें बस फील दिला रहा हूं कि यहां पर हमने क्या रखा था, सेंटर रखा था। सेंटर के इधर प्लस, सेंटर के इधर माइनस, तो +r/√2। तो सोचो जरा, मान लो इस जगह पर कहीं r/√2 का एक पार्ट रहा होगा, रेडियस का √2वां पार्ट, तो यहां पे रहा होगा, और इस जगह पे इतनी ही दूरी पर इधर भी r/√2 रहा होगा, यहां r/√2 प्लस में और यहां r/√2 माइनस में। क्लियर है बात? अब इन दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है, उसके बाद फिर अनंत को टेंड करेगा और वो 0 होते चला जाएगा। बट ये क्या था, x बराबर क्या था, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। यस सर, ये मान लो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था, टेंड्स टू 0 था। सिमिलरली अगर ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, टेंड्स टू 0 था। तो निश्चित है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा ग्राफ, फिर अपने आप को यहाँ मैक्सिमम पे लेके जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे घटते 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 अनंत को चलते चला जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर चलते चला जाएगा वैसे वैसे एक्स एक्सिस की ओर झुकते चला जाएगा। सिमिलरली जरा देखो, इस वाले केस में ग्राफ को ऐसे नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, आपने यही तो कैलकुलेट किया था। इसमें ग्राफ जो है आपको ऐसा बने वाला है, ऐसा 0 से ऐसा ये उठा और ये इस तरह से अनंत की ओर टेंड कर गया, बिल्कुल इस तरह से। क्लियर है बात? तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, जो r/√2 मैंने बोला है, ये वाला पॉइंट, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होने वाला है। ये इधर क्या है हमारा, E की वैल्यू है, तो इस जगह पर E मैक्स है आपका, इस जगह पे क्या है आपका, ये E मैक्स मिलेगा आपको। सिमिलरली इस वाले में E मैक्स मिलेगा आपको, मतलब E मैक्स का मैग्नीट्यूड, और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो प्लस है ही तो है, तो इस वाले मैग्नीट्यूड मैंने डाल दिया। तो r/√2 पे और r/√2 पे प्लस में और माइनस में लगातार आपको E की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाती है। किस केस के लिए,
किसी भी सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग पे मैं और जोर डालता हूं और मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं। वो क्या खास है? वो ये खास है कि सर एक बात बताओ, करेंगे क्या अगर सोचो इस रिंग के कारण से, इस रिंग पर को के सामने में इसके एक्सिस पर हमने कोई एक चार्ज रख दिया है, कोई भी एक चार्ज रख दिया, तो जरा सोचना कैसा घटना घट सकता है। जरा देखें, सपोज करो मैंने एक यहाँ पर ना माइनस क्यू चार्ज रख दिया है और इस पे प्लस क्यू चार्ज था, तो निश्चित है अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस ही बात है अट्रैक्ट करेगा। और r/√2 पे तो मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि r/√2 पे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये चार्ज ये इसको इधर की ओर अपनी ओर बुलाएगा। ठीक, अब जब ये चार्ज इसको अपनी ओर बुलाएगा, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने के दौरान इसकी वेलोसिटी चार्ज की लगातार बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही ये सेंटर से इधर की ओर बाहर निकला, इधर से आ रहा था और इधर की ओर बाहर निकला, तो फिर से अभी तो अट्रैक्शन इधर था, बट अब जब चार्ज यहां पहुंचेगा तो अट्रैक्शन इधर होने लगेगा। लेकिन चूंकि इसके कारण से, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण से यहां पर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि लगातार फोर्स के कारण से इसका एक्सेलेरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, यहां नहीं रुकेगा और ये आगे चलते चला जाएगा। अब जैसे ही आगे चलते चला जाएगा तो फिर फोर्स इधर लगेगा, तो लगातार अब इस फोर्स के कारण से कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी घटेगी और किसी मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। तो लगातार ये टू एंड फ्रो इसी के आगे पीछे मूव करता रहेगा, और ये होगा SHM का कंडीशन जो अभी हम लोग जस्ट करने वाले हैं। खैर, ये जो मैंने पूरा पार्ट पढ़ा है समझ में आया आपको, तो आपसे इसको याद रखना कि किसी भी सर्कुलर रिंग के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो कहाँ होगा? r/√2 पे, प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में ही। उसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है, तो आप r की वैल्यू जब आपको दे दी जाएगी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देना। बात समझ में आई? तो अब हम लोग SHM का कंडीशन देखेंगे किसी भी सर्कुलर रिंग। चलिए बच्चों, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया। हम लोगों ने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, वो r/√2 पे हो रहा था। अब हमें SHM का कंडीशन देखना है कि किसी भी रिंग के कारण से SHM का कंडीशन जो है कैसे डेवलप होता है। आइए चलिए सिंप्लीमेटिक डायग्राम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ ध्यान रखें बहुत अच्छी सी तरीके से इस बात का कि चार्ज किस तरह का है ये बहुत मायने रखता है। अभी हमने क्या निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द इट्स सेंटर, बट अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो अगर ये जो रिंग है हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके और ही हो जाएगा, इसके सेंटर के अलॉन्ग हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि जरा देखो, तो आप ये कह रहे हो सिंपली बिल्कुल सही बात में क्या कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है r/√2 पे, नहीं माइनस में, और इतनी ही दूरी लगभग होने वाली है हमारी इधर भी, और वो है r/प्लस में r/√2 पे। ठीक, अब मैंने क्या किया है, इसी दौरान मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इस जगह पर मान लो जो कि यहाँ से फिलहाल x दूरी पर है, एक चार्ज रखा है जो निगेटिवली चार्ज है -q, उसका मास है m। ठीक बात, इसमें टोटल चार्ज कितना था? q था हमारा। तो अगर मैं बोलूँ कि उस चार्ज स्मॉल q पर जो कि x दूरी पर रखा गया उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो तुम बोलोगे सर F होता है QE, और चूंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं लगेगा, तो निश्चित इधर लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप नजदीक आते चले जाओगे, मतलब ये चार्ज जैसे जैसे नजदीक आएगा इस रिंग के, वैसे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती चली जाएगी, और जैसे इस जगह पे चला जाएगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और जैसे ही फिर ये वापस इधर की ओर आने लगेगा, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो जैसे ही आने लगेगा उसके बाद ये फिर से इसका जो पॉजिटिव चार्ज उसके कारण से नेट फोर्स इधर की ओर लगने लगेगा, और लगातार ये टू एंड फ्रो इसके सेंटर के अबाउट मोशन करता रहेगा। ठीक है, SHM का यही कंडीशन होता है। लेकिन SHM कंडीशन को फुलफिल होने के लिए आपको ध्यान होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है x वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, x इज वेरी स्मॉल। अगर ये नहीं हो तो SHM का कंडीशन पॉसिबल भी नहीं होगा। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं F नेट कितना लग रहा है, तो तुम बोलोगे सर F QE। यस सर, बिल्कुल लग रहा है। और अगर ये लग रहा है तो इसका F फोर्स का वैल्यू भी लिख दीजिए जरा। तो फोर्स का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं K इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो K Q, अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लो, फिर Q से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जरा देखो F कितना था, F इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, K Q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू ये वाला स्मॉल q। इस x को मैं बाहर रखता हूं। तो जरा देखो ये मैंने बात कर दी पूरी की पूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक पल के लिए जरा ऐसे समझिए इस चीज को।
कि जब ये चार्ज इस सेंटर से अवे इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो उस वक्त इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रही होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा, बट इस रिंग के कारण से जो फोर्स है वो इधर रहा होगा। तो निश्चित है जो डिस्प्लेसमेंट है वो और जो फोर्स है वो दोनों दूसरे के क्या है, उल्टे डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब दोनों उल्टे डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन यहाँ माइनस साइन यूज करना चाहिए, और जैसे ही आप माइनस साइन यूज कर देते हो तो याद करो SHM का कंडीशन F इक्वल टू होता था माइनस के इंटू एक्स। यस सर। और टाइम पीरियड अगर की बात की जाए तो टाइम पीरियड क्या था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। किसी भी SHM के लिए कोई भी बॉडी जिसका मास m हो उसके लिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हुआ करता था। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो, जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये के अलग है, ये के अलग है, तो ये के तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए, तो जरा मुझे बताओ ना के की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास। सर के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी यहाँ पर के स्मॉल के इक्वल टू कैपिटल के इंटू ये चार्ज Q इंटू स्मॉल चार्ज Q बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल 3/2। ठीक है, अब इस के को हमें यहाँ पुट करना है, मास इसका पहले से दिया गया है, वही इस SHM का जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड बता देगा। क्या ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी सर्कुलर रूम में टाइम पीरियड कैसे निकाल लेते हैं? क्लियर है एक बात बहुत अच्छे तरीके से। चलो इसी पार्ट को, इसी क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग, गौर से सुनना, इसी पार्ट को, इसी क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। और वो कब है? ये तब है जबकि ये रिंग को आप ऐसे न रख करके हॉरिजॉन्टली रख लो, और जब हॉरिजॉन्टली रखोगे तो एक चार्ज को ऐसे रख लो जो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज का मास m है तो mg नीचे लगेगा, बट इसके कारण से जो रिपल्सिव फोर्स है वो ऊपर लगेगा। तो mg अगर ज्यादा तो ये नीचे की ओर गिरना चाहेगा, बट जैसे जैसे वो नीचे आएगा, चूंकि इसके नजदीक आ रहे हो, इस रिंग के नजदीक आ रहे हो, तो फोर्स ज्यादा मजबूत होगा तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये mg अगर स्ट्रांग तो नीचे आया, बट जैसे जैसे नजदीक आओगे वैसे वैसे ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये ऊपर धक्का देगा। तो लगातार इसके कारण से एक SHM का कंडीशन बन जाता है। तो उस पर भी टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, बट फर्क क्या पड़ना है कि उसमें जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आने वाला है, F बराबर QE माइनस mg या mg माइनस QE। वो तो देखना पड़ेगा आपको कि कौन ज्यादा और कौन कम है, और उसके अकॉर्डिंग वो भी एक SHM का कंडीशन दे देता है। तो आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि ऐसा कभी कोई कंडीशन आ जाए तो हमें SHM के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज इस पूरे वीडियो को मैं यहीं तक अंत करता हूं। अगला वीडियो जो होगा इसी के कंटिन्यूटी के साथ चलेगा, तो आप लोग लगातार उसको देखते रहिए और मुझे बताइए, कमेंट में लाइक करके बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है, और कमेंट में जरूर से बताइए कि समझ में आया आपको कितना हद तक। ठीक है, चलिए।